Hello guys, welcome to the channel Concept in Chemistry. Myself, your chemistry mentor, Emin sir. So today we are going to start atomic structure part 11. प्रीवियस दो पार्ट में हम लोग देखे थे पार्ट 9 एंड पार्ट 10 में। पार्ट 9 में देखे थे लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। पार्ट 10 में देखे थे कि बोर्स थ्योरी को कैसे सोमरफेल्ड ने मॉडिफाई किया था। ठीक है, अब आज पार्ट 11 में देखेंगे वेब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो यहाँ से ये वेब मैकेनिकल मॉडल, यहाँ से एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है एटम का कि एनर्जी स्टेट्स कैसे होता है, उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, किस टाइप का एनर्जी लेवल्स रहता है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये वेब मैकेनिकल मॉडल जो है वो किस किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नंबर थ्योरी है कि नंबर 1 थ्योरी इज द प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल कैरेक्टर होगा। पार्टिकल कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हो, लाइट कह सकते हो। तो इसका पार्टिकल कैरेक्टर रहेगा मतलब कि this electromagnetic wave consists of a bunch of particles. Each particle is called photon, and the energy of a photon कितना होगा? h nu। ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं प्लैंक्स थ्योरी को इन डिटेल। ठीक है, तो प्लैंक थ्योरी ने कहा था कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका पार्टिकल कैरेक्टर रहता है और ईच पार्टिकल को कहते हैं फोटोन, एंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होगा? h e के बराबर होगा। हर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव और लाइट। हर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। नेक्स्ट थ्योरी में आते हैं जो कि है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या है? उसने क्या किया, ये प्लैंक्स का एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूला यूज किया, h nu। That means that this is the energy of a single photon and you can write this as hc by lambda। तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं c by lambda, where lambda is the wavelength of the light। ठीक है, अगर तो ये हो गया प्लैंक्स थ्योरी। डी ब्रोगली ने और एक थ्योरी यूज किया था जिसको हम कहते हैं कि आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी थ्योरी, एंड वहां से हम मास और एनर्जी का कोरिलेशन करते हैं। तो यहाँ पर E इजिकल टू एम सी स्क्वायर और एप्सिलॉन इजिकल टू एम सी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा? एम सी स्क्वायर इजिकल टू एच सी बाई लैम्डा, और यू कैन राइट एम सी इजिकल टू एच बाई लैम्डा। अब देखो एम सी मतलब क्या है? एम इज द मास and c is the velocity of light। so mc हो गया मोमेंटम और इसको हम p से लिखेंगे। therefore p is equal to h by lambda, or you could write h is equal to, or you could write lambda equals to h by p। so this is the de Broglie relation। डी ब्रोगली
रिलेशन ये रिलेशन प्रपोज करने के बाद डी ब्रोगली ने कहा कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ए मैटर वेव। अब ये मैटर वेव क्या है? जैसे प्लैंक ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव का जैसे पार्टिकल कैरेक्टर रहता है, सिमिलरली ईच पार्टिकल हैज सम वेव कैरेक्टर। ईच particle has some wave character, right? And this is called matter wave. प्लैंक ने जो कहा था उसका उल्टा कहा। तो अब क्या किया डी ब्रोगली ने कि यहां पर हम जो p इक्वल्स टू mc लिख रहे थे, फिर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब पार्टिकल के लिए क्या होगा? पार्टिकल तो लाइट के वेलोसिटी में मूव नहीं कर सकता, उसका एक इंडिविजुअल वेलोसिटी होगा। मान लो उसका वेलोसिटी v है, तब p का एक्सप्रेशन हो जाएगा m इंटू v। c को रिप्लेस कर देंगे हम v से, एंड हेंस द डी ब्रोगली रिलेशन इज मॉडिफाइड टू बी h बाई mv। तो हम कोई भी पार्टिकल के लिए ये रिलेशन यूज करते हैं। दिस इज द डी ब्रोगली रिलेशन फॉर मैटर वेव, ठीक है। और इसी रिलेशन को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv। अब देखो यहां पर इक्वेशन में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक छुपा हुआ है। क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है? इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv मैंने लिखा है ऐसा, ठीक है। अब लैम्डा किसका होता है? पार्टिकल का लैम्डा क्या होता है? नहीं होता है, वेव का लैम्डा होता है। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका होता है? वेव का होता है। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं एज वेव कैरेक्टर। अब h तो हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मास क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, और यू कैन से मोमेंटम किसका होगा? वेव का तो मोमेंटम हम लिख नहीं सकते, तो ये हो गया पार्टिकल कैरेक्टर। सो यहां से देखो एक चीज सिंपली क्लियर है कि वेव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल कैरेक्टर। हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल कैरेक्टर, ठीक है। मतलब क्या? जब पार्टिकल कैरेक्टर डोमिनेटेड होगा तब वेव कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा। अब जब वेव कैरेक्टर डोमिनेट करेगा तब पार्टिकल कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा, राइट। तो इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। जैसे पार्टिकल का दो नेचर है, एक वेव कैरेक्टर है, एक पार्टिकल कैरेक्टर है, राइट। तो इसी को कहते हैं हम डुअल नेचर। अब देखो ये वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर, हम लोगों को दो टाइप का पार्टिकल्स पता है। एक है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो लार्ज है, जो इन जनरल ऑब्जर्वेबल है, हम लोग देख सकते हैं। और एक है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियाई। एटम का अंदर जो पार्टिकल्स रहता है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसके अलावा और क्या क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है? एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है। इन लोगों को भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे, देखो कि फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल और यू कैन से लार्ज पार्टिकल, जब पार्टिकल लार्ज होगा, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ए ह्यूमन बीइंग, और यू कैन से ए फुटबॉल, ठीक है।
तो ये सब लार्ज पार्टिकल है, तो इसका मास भी लार्ज होगा, राइट। मास लार्ज होगा मतलब मोमेंटम एम भी लार्ज होगा। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल सॉरी इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैरेक्टर लार्ज होगा, और पार्टिकल कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि डोमिनेट करेगा। अब देखो पार्टिकल कैरेक्टर डोमिनेटेड होगा, और यू कैन से इट इज लार्ज इनफ so that the wave character for this or for such macroscopic particles becomes insignificant, and hence we cannot see any wave dynamics of such macroscopic particle। जैसे एक ह्यूमन बीइंग मान लो रास्ते पे वो चल के जा रहा था या दौड़ रहा था, कोई ग्राउंड पे कोई ह्यूमन बीइंग दौड़ रहा है, तो तुम क्या देखोगे, वो सीधा सीधा दौड़ रहा है। अगर उसका वेव कैरेक्टर रहेगा तब वो दौड़ेगा कैसे, वेव की तरह। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग देखते हैं कि वो सीधा दौड़ रहा है, बिकॉज उसका वेव कैरेक्टर इनसिग्निफिकेंट है। वेव कैरेक्टर इनसिग्निफिकेंट है, इसीलिए ये सप्रेस्ड रहता है, ये शो नहीं करता है, सप्रेस्ड सिचुएशन में रहता है। वेव कैरेक्टर विजिबल नहीं होता, यहाँ पर वेव कैरेक्टर रहता ही नहीं है, बिकॉज the mass of macroscopic particle, or you can say the momentum of macroscopic particle is large। इतना बड़ा लार्ज है मास और मोमेंटम कि उसका पार्टिकल कैरेक्टर हाईली डोमिनेटेड हो जाता है। सो वेव कैरेक्टर हम लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये जो डुअल नेचर हमने डिस्कस किया, जो डी ब्रोगली ने कहा था कि डुअल नेचर रहेगा एवरी पार्टिकल का, हम यहां से देख रहे हैं कि नहीं। फिर डी ब्रोगली ने कहा ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाइड नहीं होगा ये डुअल नेचर। क्यों, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेव कैरेक्टर इनसिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। तो कौन सा पार्टिकल है जिसमें एप्लीकेबल होगा, जो डुअल नेचर शो करेगा, कौन सा पार्टिकल है। तो हम चलो देख लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी देख लेते हैं कि उसके लिए दिखाई देता है कि नहीं, ठीक है। सो फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 10⁻⁻28 ग्राम, इतना स्मॉल। सो मास इज वेरी स्मॉल। मास इज स्मॉल मतलब मोमेंटम इज स्मॉल, बट इतना भी स्मॉल नहीं कि हम नेग्लेक्ट कर दें। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों को कंसीडर करना होगा टू ट्रैक द डायनामिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो बोर्स थ्योरी में हमने देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का कुछ भी करो यार, रेडियस निकालो और एनर्जी निकालो, वहां पर मास एक रहता ही है। तो मास इनसिग्निफिकेंट है ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायनामिक्स है और मोशन है, उसको एग्जैक्टली समझने के लिए मास जरूरत है। तो मास को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और मास को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे मतलब उसको मोमेंटम भी नेग्लिजिबल नहीं है बट स्मॉल है, ठीक है। अब स्मॉल है मतलब क्या, मोमेंटम स्मॉल है मतलब पार्टिकल कैरेक्टर सिग्निफिकेंट है, ऐसा नहीं। इनसिग्निफिकेंट कब होगा पार्टिकल कैरेक्टर, जब मोमेंटम इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब जो हम नेग्लेक्ट कर पाए। मतलब मोमेंटम अगर नेग्लिजिबल होगा तब पार्टिकल कैरेक्टर इनसिग्निफिकेंट कहेंगे। यहां पर मोमेंटम को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए पार्टिकल कैरेक्टर सिग्निफिकेंट है। अब पार्टिकल कैरेक्टर सिग्निफिकेंट है तो देखो वेव कैरेक्टर भी सिग्निफिकेंट ही होगा। मतलब क्या कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पार्टिकल कैरेक्टर भी रहता है एंड वेव कैरेक्टर भी रहता है, दोनों कैरेक्टर एक साथ रहता है, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया कि ये जो डी ब्रोगली का रिलेशन है डुअल नेचर, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाइड है। इसीलिए मैक्रोस्कोपिक जो सब पार्टिकल है वो न्यूटोनियन डायनामिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स सफिशिएंट है टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज द क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाइड होता है, जहां पर वेव कैरेक्टर है ही नहीं, सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर है। पार्टिकल का मोशन हम वहां पर स्टडी करते हैं,
बट इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन वहां पर पार्टिकल कैरेक्टर है एज वेल एज उसके साथ वेव कैरेक्टर भी है। अब ये दोनों कैरेक्टर एक साथ रहने से साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, इसलिए ओनली न्यूटनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन देयर मोशन। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स आया था और इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 3 थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। पहला थ्योरी बता दिया प्लैंक्स थ्योरी, सेकंड है ये डी ब्रोगली रिलेशन और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कह सकते हो। ये बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करके देखा गया था कि हाँ ये इक्वेशन सही है। ठीक है, अब थर्ड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाइड है। प्लैंक्स थ्योरी भी देखो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, फोटोन तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशन हम लोगों को यहां से दिखने को मिल रहा है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाइड है। अब हाइजेनबर्ग भी सेम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक स्टेटमेंट कहा है। अब क्या कहा है वो देख लेंगे, फिर वेव मैकेनिकल मॉडल में चले जाएंगे। बिकॉज दिस 3 थ्योरीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड वन is the Heisenberg's uncertainty principle। एक बात बता देता हूं यहाँ पर, ये जो लैम्डा इक्वल्स टू h by mv, दिस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारा न्यूमेरिक्स आता है, जेई मेन, एडवांस, नीट, सब जगह में यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, तो ये याद करके रखना ये रिलेशन। ठीक है, अब आते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? कहा था ये कि फॉर ए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल द पोजीशन दैट इज x, हम x डायरेक्शन में उसका पोजीशन निकाल रहे हैं इसलिए x से डिनोट कर रहे हैं, y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, एंड मोमेंटम। अब x डायरेक्शन में पोजीशन निकाल रहे हैं तो मोमेंटम भी अलोंग द x डायरेक्शन होगा, बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो फॉर ए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल cannot be determined accurately at the same time। ठीक है, तो हम लोग मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट कर रहे हैं क्या कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है सच एज रियली ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्यों लिख दिया यहाँ पर, ये तो माइक्रोस्कोपिक होगा। हाँ, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की और बोल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक, रियली सॉरी ये गलत हो गया। सो फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। मतलब क्या कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मान लो कि फोटोन, एक फोटोन ये इधर जा रहा है, जाते जाते पोजीशन कौन से पोजीशन में मान लो एक एट ए पर्टिकुलर टाइम हम इसका पोजीशन निकाल रहे, तो मान लो इसी टाइम में हम t टाइम में हमको इसका पोजीशन निकालना है, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट के कौन से पोजीशन पे है और इस पोजीशन पे जब रहता है ये, और इसका मोमेंटम अलोंग दैट डायरेक्शन कितना होगा, ये दोनों हम इक्वली साइमल्टेनियसली कैलकुलेट और डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली किया गया था लेकिन एरर आता था। इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मतलब क्या कि यू कैनॉट सर्टेनली डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। वहां पर सर्टेनिटी है ही नहीं, टोटल अनसर्टेनिटी है। अब ये अनसर्टेनिटी क्यों आता है? मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हो
तुमको निकालना है पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, अब तुमने देखा कि जो आना चाहिए पोजीशन एंड मोमेंटम वो नहीं आ रहा है, वहां से डेविएट करके थोड़ा डेविएशन से कुछ वैल्यू आ रहा है, मतलब एरर एसोसिएटेड है वैल्यू से। क्यों हो रहा है? तुमने सोचा यार ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन का कुछ गलती हो सकता है, या जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ गलती कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम दोबारा करोगे, दोबारा करना कर लिया, सेम वैल्यू आया, मतलब एरर विथ एरर मिला तुमको वैल्यू। ठीक है, तो तुम सेकंड टाइम थर्ड टाइम कर लो, सेम आएगा। फिर तुमको कंफर्म हो गया कि ये मेरा गलती नहीं है। सेकंड टाइम तुम सोचोगे अरे यार तो इंस्ट्रूमेंट का ये गलती हो सकता है, हम इलेक्ट्रॉन का निकाल नहीं पा रहे पोजीशन एंड मोमेंटम, और फोटोन का निकाल नहीं पा रहे पोजीशन एंड मोमेंटम। फिर हाइजेनबर्ग ने कहा था ये इंस्ट्रूमेंट का गलती नहीं है, दिस इज ए लिमिटेशन। ये ध्यान से सुनना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। दिस इज द लिमिटेशन proposed और imposed कह सकते हो। This is the limitation imposed by nature। ये एक नेचुरल लिमिटेशन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। We cannot do anything। That means we cannot determine position momentum accurately for a microscopic particle। Macroscopic particle के लिए निकाल सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन का लॉ लगा के हम इजीली निकाल पाएंगे, लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली इक्वली हम इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकाल पाएंगे, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। और इसका रीजन क्या है कि इसका डुअल नेचर है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का डुअल नेचर रहता है कि इसका वेव कैरेक्टर भी रहता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी रहता है। अगर इसका सिंगल ओनली अगर पार्टिकल कैरेक्टर रहता तो हम निकाल सकते थे, एग्जैक्टली निकाल सकते थे वैल्यूज क्या है एट द सेम टाइम। बट वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है इसीलिए ये दोनों हम निकाल नहीं पा रहे, और यहां पर x एंड px दोनों के साथ कुछ ना कुछ एरर एसोसिएटेड है तो रहेगा। और ये एरर कौन पुट करता है? नेचर। मतलब नेचर हम लोगों को वो क्या बोलते हैं कि अलाउ नहीं करते हम लोगों को कि तुम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जैक्टली निकाल पाओ ये पोजीशन एंड मोमेंटम। नेचर हम लोगों को वो अलाउ ही नहीं करता। मतलब क्या कि नेचर हम लोगों को एक्सेस नहीं देता दोनों एग्जैक्टली कैलकुलेट करने में। तो हम क्या किए कि उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड एक सेटअप कर दिया। किसने क्या किया? हाइजेनबर्ग। इसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, बिकॉज ये कई जगह पर आता है, बट ये कॉन्सेप्चुअली सभी को पता नहीं होता है, लेकिन पता होना चाहिए कि द लिमिटेशन arises due to correspondence between, यहाँ पर एक टर्म और ऐड कर देना, म्यूचुअल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड px। x एंड px के बीच जो म्यूचुअल कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब ऑब्वियसली x और px डिपेंडेंट है यहाँ पर, ये तो पता चल ही गया। बिकॉज दोनों एक साथ अगर इंडिपेंडेंट होता x एंड px तो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाते। तो श्योर डेफिनेटली ये दोनों डिपेंडेंट है, इसलिए हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे दोनों के एक साथ। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअली कॉरेस्पॉन्ड करता है एक दूसरे से। ठीक है, सो अराइजेस ड्यू टू म्यूचुअल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड px। ये क्यों मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लाइन लिखा लास्ट लाइन, ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। ये किसी एग्जाम पे नहीं आएगा, बट ये कॉन्सेप्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हायर स्टडीज में कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ना, तब ये क्वेश्चन पूछता है कि क्यों लिमिटेशन ये क्यों आता है, व्हाई एरर, दिस काइंड ऑफ एरर्स केम, क्यों आता है यार? You should determine these two quantities accurately,
but he cannot. Why? Because of their mutual correspondence. ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इंटरव्यू में पूछा गया और मुझे ये क्वेश्चन दिमाग में उस टाइम स्ट्राइक कर गया, इसलिए मैं हर जगह बताता हूँ कि हाँ, कॉन्सेप्चुअली ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ लिया, मैथमेटिकल फॉर्म देख लिया, वहां से कुछ न्यूमेरिक्स कर लिया, वो सब ठीक है, वो टेक्निकल बातें हो गया, सब टेक्निकली पढ़ाई हो गया, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही जरूरत है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हायर स्टडीज में जैसे रिक्वायर्ड है और काम में आएगा, सिमिलरली अगर एडवांस निकालना है, आईआईटी निकालना है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज एडवांस का जो क्वेश्चंस होता है वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस के ही ऊपर होता है। हमको देखने में लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बेसिक्स जगह से हम अगर सोचेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलते इसका मैथमेटिकल फॉर्म में कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था। इसका डेरिवेशन है, बट हम डेरिवेशन देखेंगे नहीं, डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म में चले जाएंगे, जिसका सिग्निफिकेंस हम लोगों को जानना है। तो मान लो पोजीशन और मोमेंटम दोनों तुम कैलकुलेट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो सम एरर एसोसिएटेड रहेगा ऑब्वियसली यहाँ पर। सो लेट अस कंसीडर द एरर इन पोजीशन इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म है एक्स स्क्वायर एवरेज माइनस एक्स एवरेज स्क्वायर। दैट मीन्स द स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन इन पोजीशन। अगर बहुत सारा पोजीशन का वैल्यू हम लोगों को मिला है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे ना, तो एक्स का वैल्यू हर टाइम एक ही नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, तो उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, वही होगा एरर इन पोजीशन। सिमिलरली एरर इन मोमेंटम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी एक्स, इसको भी वैसा ही लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जान के रखो, ज्ञान कब काम आ जाए पता नहीं। ठीक है, भगवान भरोसे क्यों, अभी से सीख के रखो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, अभी के लिए जरूरत नहीं है, बट एक्सप्रेशन जान के रखो कि कैसे हम एरर कैलकुलेट करते हैं, कि इसी को कहेंगे हम, इसको भी कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इन मोमेंटम। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग ने कहा यहां पर जो पोजीशन एरर है और मोमेंटम एरर है, ये दोनों हम थियोरेटिकली इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट इसका जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू होगा उसका मिनिमम वैल्यू होगा h/4π। मिनिमम वैल्यू क्या कहा हाइजेनबर्ग ने कि डेल्टा एक्स का एरर कितना होगा वो पता नहीं, मोमेंटम का एरर डेल्टा पी एक्स कितना होगा वो पता नहीं, बट ये दोनों का जो मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका वैल्यू होगा, उसका मिनिमम वैल्यू होगा h/4π। मतलब ये मिनिमम होगा, लेस देन इक्वल्स टू देने से ही पता चलता है कि इक्वल्स टू h/4π हो सकता है और ग्रेटर देन h/4π हो सकता है। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स फॉर न्यूमेरिकल पर्पस इंटू पी एक्स इक्वल्स टू h/4π। हम मिनिमम वैल्यू पकड़ के ही अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में हमको ग्रेटर देन यूज करके क्या फायदा, हमको तो इक्वल टू यूज करना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन भी है। ऐसे हम लिख सकते हैं कि हम लोगों को पता है एक्स कंपोनेंट मोमेंटम, हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम, ऐसे लिखो कि एक्स कंपोनेंट मोमेंटम पी एक्स इक्वल्स टू हम लिखते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा पी एक्स मतलब क्या है, चेंज इन पी एक्स और एरर इन पी एक्स। मास का तो एरर होगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये डेल्टा पी एक्स होगा। तो हम ऐसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी एक्स इक्वल्स टू h/4π। हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही देख रहे हैं यहाँ पर।
So you could write delta x into delta vx equals to h by 4 pi m. न्यूमेरिक्स में ये भी यूज होता है बहुत, ठीक है। याद मत रखो बट ये वाला याद रखो, हो जाएगा। ये दोनों याद रखो, ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जो कि हम न्यूमेरिक्स में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आता है बहुत सारा इसे, कि वेलोसिटी का एरर निकालो, पोजीशन का एरर इतना है, मास इतना है, बस मास मतलब कोई भी एक पार्टिकल दे, सच एज इलेक्ट्रॉन दे दिया मान लो, ठीक है। तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट पोजीशन एंड वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली वी कुड आल्सो राइट डेल्टा वाई, जैसे एक्स के जगह मैंने वाई कंपोनेंट वेलोसिटी लेना है और वाई कंपोनेंट पोजीशन लेना है, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई इक्वल्स टू ही लिखेंगे, बिकॉज यही ज़्यादा एप्लीकेबल है, h by 4 pi, और you could write delta y into delta vy, बिकॉज यहाँ पर y के y डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोग को पकड़ना है, तो h by 4 pi m हो जाएगा। सिमिलरली z डायरेक्शन में भी हम लिख सकते हैं, उसका भी होगा सेम h by 4 pi, और डेल्टा z इंटू डेल्टा वी जेड इक्वल्स टू h by 4 pi z। और एक अनसर्टेनिटी है, इसको कहते हैं कि एनर्जी अनसर्टेनिटी। एनर्जी अनसर्टेनिटी मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी E एंड टाइम T फॉलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो इसका अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h by 4 pi। हो गया, तो इसको कहते हैं हम एनर्जी अनसर्टेनिटी। लास्ट थिंग जो हम कहना चाहेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में वो है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इजिकल टू h by 4 pi। मान लो आई विश टू कैलकुलेट पोजीशन एक्यूरेटली, मैं पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसके एसोसिएटेड एरर कितना होगा, डेल्टा एक्स 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा पी एक्स कितना होगा, h by 4 pi इंटू डेल्टा एक्स, मतलब यहां पर नीचे 0 आ गया तो इंफिनिटी। अब देखो मोमेंटम में एरर इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी एरर इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का जो वैल्यू होना चाहिए उसके साथ प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। इज दैट सिग्निफिकेंट? नो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज मोमेंटम के एसोसिएटेड एरर इंफिनिटी है। एरर हम कैसे कौन सा एरर हम टेकअप करते हैं और कंसीडर करते हैं कि चलो यार प्लस माइनस 5% एरर है तो ठीक है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं, 10% भी कर सकते हैं, अरे यार 100% भी कर सकते हैं। मान लो मोमेंटम का वैल्यू 10 है, उसके जगह 20 होगा, 30 होगा, इंफिनिटी हो गया। इसका मतलब क्या, मिलना चाहिए था मोमेंटम 10 तो मिल गया इंफिनिटी, बिकॉज 10 प्लस इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी। इज दैट सिग्निफिकेंट? नो, it is not significant, so this is not possible, this is not possible। इसका मीनिंग क्या है कि we cannot determine the position accurately, hence we cannot determine the position एक्यूरेटली। सिमिलरली अगर मैंने चाहा कि आई विश टू कैलकुलेट
मोमेंटम एक्यूरेटली। सो डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड हेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा इंफिनिटी। अरे यार तुमका पोजीशन सर्टेन वैल्यू मिलना चाहिए था, उसके जगह उसके साथ प्लस इंफिनिटी एरर आ रहा है, ये भी नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। सो मोमेंटम भी हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। सो यहां से हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम नहीं कर पाएंगे। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल सिग्निफिकेंस यहां से हम लोग समझने की कोशिश किए। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल है और 3 थ्योरी है, प्लैंक्स थ्योरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ डुअल नेचर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये तीनों थ्योरी के ऊपर बेस करके वेव मैकेनिकल मॉडल कंस्ट्रक्टेड है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये 3 थ्योरी को यूज करके जो थ्योरी हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया, हाइजेनबर्ग ने जो श्रोडिंगर ने जो प्रपोज किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो देखेंगे और वहां से चले जाएंगे कि हाइड्रोजन एटम का श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे होगा और वहां से कैसे हम एनर्जी लेवल्स वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रॉन का डायनामिक्स और इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसके एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसका शेप कैसे देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।